नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, उत्कर्ष क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। मैं आपका हिंदी शिक्षक B.R. भाटी लेकर आया हूं आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो, जिसमें हम बात करने वाले होंगे जनसंचार के माध्यमों के बारे में। जी हां, तो आज की क्लास में हम जनसंचार के माध्यमों के बारे में बात करने वाले होंगे। करते हैं हमारे इस वीडियो की शुरुआत हमेशा की भांति चंद पंक्तियों के साथ ही कि राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा, राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहां तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहां तक जाएगा। अरे खींच धनु की डोर निशाना साधो अपनी मंजिल का, खींच धनु की डोर निशाना साधो अपनी मंजिल का। बाकी बाद में देखेंगे ये तीर कहां तक जाएगा, बाकी बाद में देखेंगे ये तीर कहां तक जाएगा। जी हाँ मित्रों, इन्हीं पंक्तियों के साथ में करते हैं हमारी इस वीडियो की शुरुआत। हम बात करने वाले हैं आज यहाँ पर जनसंचार के माध्यमों के बारे में कि जनसंचार के माध्यम क्या होते हैं, ये कौन कौन से माध्यम होते हैं, वर्तमान समय में कौन से हैं, प्राचीन समय में कौन से थे, उन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए, शुरुआत से लेकर अंत तक हम इस वीडियो में जनसंचार के माध्यम को खल्लास करने वाले होंगे। तो यहाँ पर हम आरंभ से लेकर अंत तक प्रचंड करने वाले होंगे। तो बात करते हैं जनसंचार के माध्यमों के बारे में। जी हाँ बेटा, तो बात करते हैं यहाँ पर। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि संचार क्या है। अब बात तो करते हैं जनसंचार के माध्यम, तो ये जो संचार शब्द है ये है क्या, संचार होते क्या है, तो इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए, संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है। कौन सी धातु से हुई बेटा? चर धातु से हुई है, जिसका अर्थ है चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। क्या होता है? इस चर धातु का अर्थ क्या होता है? चलना, गमन करना, या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना, यही इसका अर्थ होता है। इसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। हम यहां जिस संचार की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर जिस संचार की बात कर रहे हैं उससे हमारा तात्पर्य दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान करना है। हम यहाँ पर जिस संचार के बारे में बात कर रहे हैं, उस संचार का मतलब क्या है, उसका तात्पर्य क्या है, तो उसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है बेटा। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, उनके मन के विचारों, मन की भावनाओं, इन सभी का जो आदान प्रदान होता है, उन्हीं को ही हम क्या कहते हैं? संचार कहते हैं। सूचनाओं, विचारों और भावनाओं को लिखित, मौखिक या दृश्य श्रव्य माध्यमों के जरिए सफलतापूर्वक एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना ही संचार है। हम इन सभी अपनी सूचनाओं को, भावों को, विचारों को या तो हम लिखित रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं, या मौखिक रूप से उनको भेजते हैं, या फिर दृश्य श्रव्य साधन, जिनको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। दृश्य श्रव्य साधन जैसे हम टेलीविजन की बात कर रहे हैं, मोबाइल की बात कर रहे हैं, उनके माध्यम से सफलतापूर्वक एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना ही संचार है। और इस प्रक्रिया को अंजाम देने में मदद करने वाले तरीके संचार के माध्यम कहलाते हैं। और यह जो प्रक्रिया है, अपने मन के भावों को, विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, इनके बीच में जो भी प्रक्रिया लगती है और उनमें जो संसाधन काम में आते हैं, वो ही क्या है बेटा? हमारे संचार के माध्यम हैं, हमारे संचार के माध्यम है। इन्हीं को ही जनसंचार के माध्यम कहा जाता है। ठीक है बेटा, बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है इस बात का। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि संचार के प्रकार। हम जिन संचार के बारे में बात कर रहे हैं, उनके प्रकार कितने होते हैं, उनके प्रकारों के बारे में हम बात कर देते हैं। तो देखिए, संचार एक जटिल प्रक्रिया है
संचार एक बड़ी जटिल प्रक्रिया है। उसके कई रूप या प्रकार हैं, उनके अनेक रूप या प्रकार हमारे सामने देखने को मिलते हैं। कभी आप अपने मित्र को इशारे से बुलाते हैं, सांकेतिक, ओए, ऐसे जो हम संकेत करते हैं, इशारे करते हैं, वो जाहिर है कि यह इशारा भी संचार है। इसे हम सांकेतिक संचार कहते हैं। और इसको क्या बोला जाता है बेटा? जब इशारों के माध्यम से किसी को कुछ समझाया जाता है, वो सांकेतिक संचार होता है। कौन सा संचार होता है बेटा? सांकेतिक संचार होता है। जब हम अपने से बड़ों को सम्मान से प्रणाम करते हैं, जब हम कोई भी अपने से बड़ा है उनको मान सम्मान इज्जत देने के लिए उनको प्रणाम करते हैं, तो उसमें मौखिक संचार के साथ साथ दोनों हथेलियां जोड़कर प्रणाम का इशारा भी करते हैं। इस तरह एक ही साथ मौखिक और अमौखिक संचार होता है। जैसे कोई सामने आया, अपने से बड़ा है, प्रणाम करते हैं, प्रणाम जी, प्रणाम गुरु जी, ऐसे जो भी हम करते हैं उसमें एक तो मुख से बोलते हैं, वो मौखिक हो गया, और हाथों से ये जो इशारा कर रहे हैं ये क्या हो गया? ये अमौखिक हो गया। तो या मौखिक और अमौखिक दोनों ही एक साथ में कर रहे हैं। जब हम जब पूजा, इबादत या प्रार्थना करते वक्त ध्यान में होते हैं, तो वह भी अंतः वैयक्तिक संचार है। वह अंतः वैयक्तिक संचार है। का उदाहरण है, जब दो व्यक्ति आपस में और आमने सामने संचार करते हैं तो इसे अंतर वैयक्तिक यानी इंटरपर्सनल संचार कहा जाता है। जब एक व्यक्ति है जो भगवान के सामने हाथ जोड़ता है, कोई मूर्ति है पत्थर की, उसके सामने हाथ जोड़ता है, इबादत करता है, उनसे कुछ याचना कर रहा है, मांग रहा है, तो वहां पर वो अकेला वो बोल रहा है, अंतः व्यक्तिक होगा वो। लेकिन जैसे ही दो सामने व्यक्ति आमने सामने खड़े होकर बात करेंगे तो वहां पर जो वार्तालाप होगा वो अंतर वैयक्तिक का इंटरपर्सनल संचार होता है। एक समूह आपस में विचार विमर्श या चर्चा करता है। जैसे एक कोई समूह है, वो आपस में विचार विमर्श कर रहा है, चर्चा कर रहा है, वो अंतर वैयक्तिक का संचार होगा। जैसे आपकी कक्षा समूह संचार का एक अच्छा उदाहरण है। जैसे आप तो ऑनलाइन हैं और ऑफलाइन जहां आप क्लास में बैठे होते हैं और आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, या गुरुजी आपको बना रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं, और आप भी वापस प्रश्न कर रहे होते हैं, वो अंतर वैयक्तिक संचार होगा। संचार का सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी प्रकार है जन संचार, मास कम्युनिकेशन। जन संचार को क्या कहते हैं? मास कम्युनिकेशन। तो यह जो जन संचार है, इनके बारे में तो हम पढ़ने वाले होंगे आज। यही तो हमारा है टॉपिक आज का, जन संचार के माध्यम। तो देखिए, जब हम व्यक्तियों के समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद की बजाय किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के जरिए समाज के एक विशाल वर्ग से संवाद कायम करने की कोशिश करते हैं, तो इसे जन संचार कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं बेटा? जन संचार कहा जाता है। जैसे कोई रेडियो पर खबर आ गई, टीवी में खबर आ गई, और हमारे नेताजी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, राष्ट्रपति जी ने कोई घोषणा कर दी, तो वो हमारे लिए क्या है? जन संचार के माध्यम के जरिए तो हम तक पहुंची है। क्या उन्होंने एक एक सबको जाकर कही है? नहीं, एक बड़े समूह में जन संचार के माध्यम से बहुत बड़े वर्ग को एक साथ कही है। तो वो क्या है? जन संचार है। अब है संचार के कार्य। अब यह जो संचार है, इस संचार के कार्य क्या है? भाई ये क्या काम करते हैं? कुछ न कुछ काम तो करेंगे ना, तो क्या काम करते हैं, क्या कार्य हैं इनके? तो देखिए, संचार का प्रयोग हम कुछ हासिल करने या करने के लिए करते हैं, प्राप्त करने के लिए, या तो कुछ हासिल करने या प्राप्त करने के लिए ही संचार का प्रयोग हम करते हैं। बाकी क्यों करते हैं? जैसे अपने दोस्त से किताब मांगने के लिए, जैसे आपके दोस्त से किताब मांगनी है, उसको मैसेज कर दो, उसको बोल के ना दो, यही किताब मांगने के लिए उसका कार्य करते हैं। नियंत्रण के लिए, अब देखो नियंत्रण ये बड़ा अच्छा है।
कि संचार के जरिए हम किसी के व्यवहार को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। कैसे? यानी हम एक खास तरीके से व्यवहार करने के लिए कहते हैं। जैसे कक्षा में शिक्षक विद्यार्थियों को नियंत्रित करते हैं, सामने खड़े हैं, ऐसे शब्द बोलते हैं उनसे कि ताकि पूरी क्लास एक साथ शांत हो जाए। अगला है सूचना के लिए। अब देखो सूचना के लिए कैसे, कुछ जानने के लिए या कुछ बताने के लिए भी हम संचार का प्रयोग करते हैं। भाई किसी को कोई सूचना देनी है, नोटिफिकेशन भेजना है, तो वह हम जनसंचार के माध्यम से सूचना दे सकते हैं। आपको पता है आजकल मोबाइलों में जो मैसेज वगैरह आते हैं कि रेड अलर्ट जारी हो गया, ये आंधी तूफान के लिए, ऐसे मैसेजेस आते रहते हैं मौसम विभाग के वगैरह, तो वो भी क्या है, एक सूचना है। और किस तरीके से आई, जनसंचार के माध्यम से ही हम तक पहुंची है। हाँ, अभिव्यक्ति, फिर अगला कार्य है इसका अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति कैसे, तो देखिए अभिव्यक्ति के बारे में बात करते हैं। संचार का उपयोग हम अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए या अपने को एक खास तरह से प्रस्तुत करने के लिए भी करते हैं। या तो हम अपनी जो मन की भावनाएं हैं उसको दूसरे के सामने अभिव्यक्त करने के लिए करते हैं, या फिर अपने को एक खास तरह से प्रस्तुत करने के लिए, अपने आप को अलग दिखाने के लिए हम अभिव्यक्ति करते हैं, है ना। फिर आगे देखिए सामाजिक संपर्क, यह भी बड़ा अच्छा है। सामाजिक संपर्क बनाने के लिए हम जनसंचार के माध्यमों का उपयोग लेते हैं। ये कैसे, तो देखिए संचार का प्रयोग हम एक समूह में आपसी संपर्कों को बढ़ाने के लिए भी करते हैं। भाई एक समूह है, कोई वर्ग है, उसमें आपसी संपर्क कैसे बढ़ाए जा सकते हैं, उसके लिए भी हम संचार का प्रयोग कर सकते हैं। इन जनसंचार के माध्यमों का प्रयोग कर सकते हैं। ये होते हैं उन संचार के कार्य, इनको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। फिर आगे बात करते हैं यहां पर। अब देखो कैसे कौन कौन क्या क्या होते हैं। शोर, स्रोत या संचारक, संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता, और अंत में क्या होगी, फीडबैक। लास्ट में क्या, फीडबैक मिल जाएगा। ये इस प्रकार से कम्युनिकेशन चलता रहता है। इस प्रकार से ये यहाँ पर कम्युनिकेशन चलता रहता है। फिर बात करते हैं आगे जनसंचार के कार्य। अब देखो पहले तो संचार के कार्यों के बारे में बात की हम, अब बात करते हैं जनसंचार के कौन कौन से कार्य होते हैं जिनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो बेटा बात करते हैं यहाँ पर, जिस प्रकार संचार के कई कार्य हैं उसी तरह जनसंचार माध्यम के भी कई कार्य होते हैं। जैसे जनसंचार के जो कार्य होते हैं ना, वैसे ही हम जैसे संचार के कार्य हैं वैसे ही जनसंचार के कार्य भी होते हैं। तो देखिए उसमें से कुछ प्रमुख कार्य आपके सामने हैं। तो सबसे पहले आता है सूचना देना। क्या आएगा बेटा, खबर पहुंचाना, सूचना देना। तो बात करते हैं यहां पर आगे। जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य सूचना देना है। हमें उनके जरिए ही दुनिया भर की सूचनाएं प्राप्त होती हैं और इनके माध्यम से, जनसंचार के माध्यमों से ही हमें ये सूचनाएं प्राप्त होती हैं। हमारी जरूरतों का बड़ा हिस्सा जनसंचार माध्यमों के जरिए ही पूरा होता है और हम इस संसार में जो भी इन सूचनाओं का बड़ा हिस्सा है वो जनसंचार के माध्यम से ही तो हमें प्राप्त होता है। देखिए कैसे। दूसरा है आगे शिक्षित करना। सूचना देना होगा, उसके बाद है शिक्षित करना। सबसे ताजा उदाहरण, सबसे बढ़िया उदाहरण, जैसे हम यहाँ स्टूडियो में पढ़ा रहे हैं, आप घर बैठे इन सब चीजों को देख रहे हैं, यूट्यूब पर आप देख रहे हैं, तो यह क्या है, शिक्षित करना। इससे आपकी पढ़ाई हो रही है, आपका शिक्षा का कौशल बढ़ रहा है, आपके ज्ञान में वृद्धि हो रही है। ये सब बातें ये हो रही है यहाँ। शिक्षित करना, सीधा सीधा ताजा ताजा उदाहरण आप और हम पर लागू हो रहा है यहाँ पर। हाँ,
जन संचार माध्यम सूचनाओं के जरिए हमें जागरूक बनाते हैं। लोकतंत्र में जन संचार माध्यमों की एक महत्वपूर्ण भूमिका जनता को, क्या है महत्वपूर्ण भूमिका? जनता को शिक्षित करने की है कि आप कैसे शिक्षित कर सकते हैं जनता को, उसके बारे में होगी बात। तो देखिए, यहां शिक्षित करने से आशय है देश दुनिया के हाल से परिचित कराना, देश दुनिया के हाल से परिचित कराना और उसके प्रति सजग बनाने में है। उसके प्रति उन लोगों को कैसे सचेत करोगे आप, सावधान कैसे करोगे, सजग कैसे करोगे, उसके बारे में। फिर अगला है मनोरंजन करना। क्या होगा बेटा? मनोरंजन करना। अब देखिए इंटरटेन कैसे होंगे आप इन जनसंचार के माध्यमों से, मनोरंजन कैसे? तो यहाँ खूब सारे माध्यम ऐसे हैं जिनके माध्यम से हम मनोरंजन करते हैं। हम अपना समय है उसका सदुपयोग भी करते हैं और समय बर्बाद भी करते हैं, दोनों बातें आती हैं इसमें। तो मनोरंजन अति नहीं करना है। तो देखिए, मनोरंजन करना, जन संचार माध्यम मनोरंजन के भी प्रमुख साधन है। उसमें देखो सिनेमा आजकल बहुत बड़ा, सिनेमा के माध्यम से मनोरंजन, टीवी जो कि टेलीविजन उसके माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, संगीत टैप के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, किताबों के माध्यम से मनोरंजन होता है। इन सभी माध्यमों से हम क्या करते हैं बेटा? अपना मनोरंजन करते हैं। तो इस बात का आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि ये जो जन संचार के माध्यम है ये हमारा मनोरंजन भी करते हैं, ये हमारे जीवन में सुखदायी भी है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। फिर ये आगे आता है एजेंडा तैयार करना। अगला क्या होगा बेटा? एजेंडा तैयार करना। अब कोई एजेंडा कैसे तैयार किया जाता है? तो देखिए एजेंडा कैसे तैयार होगा। जन संचार माध्यम सूचनाओं और विचारों के जरिए किसी देश और समाज का एजेंडा भी तय करते हैं। जन संचार के माध्यम है वो कैसे? किसी सूचनाओं के माध्यम से और अलग अलग देशों के लोगों के विचारों के माध्यम से ही उस देश और समाज का एजेंडा पहले से ही तय कर देते हैं। जब समाचार पत्र और समाचार चैनल किसी खास घटना या मुद्दे आम लोगों में चर्चा के विषय बन जाते हैं, जैसे आप न्यूज़ में देख रहे हैं हर दिन जो नई नई घटनाएं आती रहती हैं, नए नए मुद्दे आते रहते हैं, उन मुद्दों पर देखो आम आदमी, आम जनता चर्चा करती रहती है कि ये हो गया, वो हो गया, कैसे हो गया। डेली नित नए मुद्दे आपके सामने आएंगे। तो उन मुद्दों पर जो जनता चर्चा करती है वही एक तरीके का माध्यम होगा। और किसी घटना या मुद्दे को चर्चा का विषय, किसी घटना या मुद्दे को चर्चा का विषय बनाकर जन संचार माध्यम सरकार और समाज को उस पर अनुकूल प्रतिक्रिया करने के लिए बाध्य कर देते हैं। कोई भी मुद्दा है वो बन गया, अब उस पर लोगों को बाध्य कर देते हैं कि ये ऐसा है, इस पर अपनी राय क्या है उसके लिए। फिर आता है निगरानी करना। अब जन संचार के माध्यम आप पर निगरानी कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पर भी बड़ा अच्छा है, ये भी निगरानी कैसे कर सकते हैं। तो देखते हैं यह निगरानी कैसे होगी। हाँ, तो बात करते हैं यहाँ पर। किसी लोकतांत्रिक समाज में जन संचार माध्यमों का एक और प्रमुख कार्य सरकार और संस्थाओं के कामकाज पर निगरानी रखना। जनसंचार का क्या काम होगा? जनसंचार का काम है कि एक और प्रमुख कार्य जो कि सरकार के ऊपर या फिर संस्थाओं के जो कामकाज होते हैं उन कामकाजों पर निगरानी रखना, ध्यान रखना, उसकी सोशल ऑडिट रखना। अगर सरकार कोई गलत कदम उठाती है या किसी संगठन या संस्था में कोई अनियमितता बरती जा रही है, कोई गलत कार्य हो रहा है, अनियमितता बरती जा रही है, तो उसे लोगों के सामने लाने की जिम्मेदारी, तो उसको लोगों के सामने लाने की जिम्मेदारी क्या होगी बेटा? वो जिम्मेदारी जनसंचार के माध्यमों की है। वो जिम्मेदारी किसकी है? जनसंचार के माध्यमों की है कि हाँ, यहाँ पर ये गलत हो रहा है, यहाँ पर ये सही हो रहा है, ऐसी जानकारी।
ठीक है, फिर आगे बात करते हैं भारत में जनसंचार माध्यमों का विकास। अब बात करते हैं हमारे देश में जनसंचार के माध्यमों का विकास कैसे हुआ है, कब हुआ है, किस प्रकार से हुआ है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, भारत में आज जनसंचार के आधुनिक माध्यम जिस रूप में मौजूद है उसकी प्रेरणा भले ही पश्चिमी जनसंचार माध्यम रहे हो, लेकिन हमारे देश में भी जनसंचार माध्यमों का इतिहास कम पुराना नहीं है। अब देखो, वर्तमान में भले ही पाश्चात्य संस्कृति का हमारे ऊपर प्रभाव है, हम उसको अपना रहे हैं, लेकिन देखिए हमारे देश में प्राचीन समय से ही ये इस प्रकार के जनसंचार के माध्यम या चलन में थे। जरूरी नहीं कि आज हम जो पाश्चात्य देशों ने तरक्की की है उस तरक्की के आधार पर ही हमारे जनसंचार के माध्यमों को बढ़ा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। या भारत में भी, अपने देश में भी मूल रूप से यहाँ पर भी वो जनसंचार माध्यम थे, जब पूरी दुनिया में कहीं नहीं थे तब भी यहाँ थे। तो भारत में आज जनसंचार के आधुनिक माध्यम जिस रूप में मौजूद हैं उसकी प्रेरणा, वर्तमान समय की बात करें, उसकी प्रेरणा हमें भले ही पश्चिमी जनसंचार माध्यम से हो रही है, यानी पाश्चात्य देश, यूरोपियन कंट्रीज, वहां से मिल रही है, लेकिन हमारे देश में भी जनसंचार माध्यमों का इतिहास पुराना नहीं है, कम पुराना नहीं है, यानी बहुत पुराना है। बहुत पहले से, प्राचीन समय से ही हमारे देश में भी इस प्रकार के जनसंचार माध्यम थे। बड़ी सहजता के साथ इसके बीज पौराणिक काल में, बड़ी सहजता के साथ में इसके बीज पौराणिक काल के मिथकीय पात्रों में खोजे जा सकते हैं। पौराणिक काल में जो मिथकीय यानी झूठे या काल्पनिक कह दो, जो काल्पनिक पात्र हैं उनमें हमें देखने को मिल जाते हैं। कल्पना करते थे ना, वैसे काल्पनिक। आजकल जो आप रामायण देखते हैं, महाभारत देखते हैं, तो रामायण में जिस प्रकार से वो एक गाड़ी रहती है, उड़ती है, वो उड़कर एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है, रावण जिसमें बैठकर आता है ना, तो वो क्या है, जनसंचार के माध्यमों में से आते थे, वो भी काल्पनिक है, मिथकीय है, फिर भी ऐसा उस समय हमारे देश में था। तो पौराणिक काल के मिथकीय पात्रों में खोजे जा सकते हैं। ऐसे देवऋषि नारद को भारत का पहला जन समाचार वाचक माना जाता है, और नारद जी का नाम आपने सुना ही होगा, देवऋषि नारद। और नारद को भारत का पहला समाचार वाचक माना जाता है, नारद। और आजकल नारद किसको कहते हैं बेटा? जो एक बात को दूसरे लोगों तक यहाँ से वहाँ पहुँचा देता है, चुगलियाँ करता है, यहाँ से यहाँ, इसकी बात यहाँ पर, यहाँ की बात यहाँ पर, वैसे बातें करते हैं ना, उसको नारद बोलते हैं। लेकिन ये जो देवऋषि नारद है वो उस समय के पहले समाचार वाचक, हमारे भारत देश के पहले समाचार वाचक माने जाते हैं। लेकिन उनको आज हम उस नारद के रूप में जानते हैं जो एक दूसरे लोगों की चुगलियाँ करते हैं वैसे, लेकिन ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। जो वीणा की मधुर झंकार के साथ धरती और देवलोक के बीच संवाद सेतु थे। और नारद जी क्या थे? जो वीणा की मधुर झंकार, अपने पास में वीणा रखते थे और उसकी मधुर झंकार के साथ ही इस धरती पर और देवलोक पर, इन दोनों के बीच संवाद सेतु थे। यहाँ की खबरें वहाँ, वहाँ की खबरें यहाँ। ये काम कौन करते थे बेटा? नारद मुनि करते थे, देवऋषि नारद वो करते थे। उन्हीं की तरह महाभारत काल में महाराज धृतराष्ट्र और रानी गांधारी को युद्ध की झलक दिखाने और उसका विवरण सुनाने के लिए, देखो नारद की तरह ही महाभारत काल की मैं बात करूं यहां पर, तो महाभारत काल में महाराजा धृतराष्ट्र, नाम सुना होगा ना, जो अंधे थे, धृतराष्ट्र और रानी गांधारी को युद्ध की झलक दिखाने और उसका विवरण सुनाने के लिए
जिस तरह संजय की परिकल्पना की गई, किसकी बेटा? संजय की परिकल्पना की गई, वह एक अत्यंत समृद्ध संचार व्यवस्था की ओर इशारा करती है कि हमारे देश में उस समय भी ऐसी संचार व्यवस्था थी। देख लो, महाभारत काल में भी ऐसे हमारे जनसंचार के माध्यम थे, संचार के माध्यम थे। तो वर्तमान की तो क्या बात करें, देश ने कितनी तरक्की कर ली है। ये देखो, भीमबेटका की गुफा में यह चित्र है, गुफा चित्र, हाँ आपके सामने यह दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल बेटा, है ना। फिर बात करते हैं आगे। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक जैसे सम्राटों के शासन काल में स्थायी महत्व के संदेशों के लिए शिलालेखों और सामाजिक या तात्कालिक संदेशों के लिए कच्ची स्याही या रंगों से संदेश लिखकर प्रदर्शित करने की व्यवस्था और मजबूत हुई। धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़े, बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की, बात करते हैं अशोक की। तो उनके शासनकाल में कोई भी संदेश कहीं पहुंचाना होता था तो वो बड़े बड़े पत्थरों पर उसको लिख देते थे और वहां लोग जाते थे, उनको पढ़ते थे, फिर आगे और सुनाते थे। ये तो एक तो ऐसा तरीका था। या फिर कोई उन पर रंग से लिख देते थे, कच्चे रंग से लिख देते थे, वो संदेश ऐसे प्रदर्शित कर देते थे। भारतीय संचार परंपरा की खासियत यह भी रही है कि हमारे देश की संचार परंपरा की खासियत यहाँ पर यह भी रही है कि राज दरबारों के समानांतर हमारे यहाँ लोक माध्यमों की सुलझी हुई व्यवस्था मौजूद रही है। राज दरबारों के समानांतर, ऐसा नहीं कि राज दरबारों में राजा महाराजाओं के पास ही ये व्यवस्थाएं थी, उनके समानांतर ही लोक माध्यमों की सुलझी हुई व्यवस्था रही है मौजूद। इसके संकेत प्रागैतिहासिक काल से ही मिलते हैं और इनके जो संकेत है हमें कब से? प्रागैतिहासिक काल से ही मिलते हैं, जिसमें देखो भीमबेटका गुफा चित्र इसका प्रमाण है। ये देख लो, भीमबेटका की गुफा आपके सामने है, ये इसका सबसे अच्छा प्रमाण है, सबसे अच्छा सबूत है। ठीक है बेटा, ये आपके सामने है, जिनको आप अच्छे से देख पा रहे हैं। फिर आगे बात करते हैं। फिर आगे देखिए बेटा, जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में बात करते हैं। जनसंचार के आधुनिक माध्यमों के जो रूप आज हमारे यहाँ हैं, वे निश्चय ही हमें अंग्रेजों से मिले हैं। निश्चित रूप से हमें वो किनसे मिले हैं? अंग्रेजों से मिले हैं। चाहे समाचार पत्र हो या रेडियो, टेलीविजन या इंटरनेट, सभी माध्यम पश्चिम से ही आए। देखो, जनसंचार के वर्तमान माध्यमों की बात करें तो यह सभी हमें किनकी देन है बेटा? अंग्रेजों की देन है। अंग्रेज ही यहां पर आए और उन्होंने ही इन सब का प्रचलन हमारे देश में किया, तो अंग्रेजों की देन है। जैसे देखिए, आप समाचार पत्र की बात करते हैं, समाचार पत्रों की शुरुआत अंग्रेजों ने ही तो की थी। उनकी समय से ही तो हमारे देश में ये समाचार पत्र हर घर तक पहुंचता है। लोग पूरी देश दुनिया की खबरों से परिचित होते हैं, उन खबरों के बारे में जानते हैं। या आप रेडियो की बात कर ले, जो एक श्रव्य साधन है। रेडियो क्या है बेटा? श्रव्य साधन है, जिसको सिर्फ और सिर्फ सुन सकते हैं, खबरों को जिन पर सुन सकते हैं, सूचनाओं को सुन सकते हैं। यह भी उनकी ही देन है, अंग्रेजों की। इनके माध्यम से हम पूरी देश दुनिया की खबरें सुनते थे, गाने सुनते थे, अच्छे अच्छे प्रोग्राम आते थे आकाशवाणी के वगैरह, बहुत अच्छे। टेलीविजन, टेलीविजन क्या है? टेलीविजन जनसंचार का दृश्य श्रव्य माध्यम है, यानी इसको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। देखना और सुनना दोनों एक साथ होता है यहाँ पर। तो यह जो टेलीविजन है, ये दृश्य श्रव्य साधन है और यह भी एक बहुत अच्छा जनसंचार का माध्यम है हमारे लिए। इंटरनेट, जो कि सबसे खर्चीला जनसंचार माध्यम है वर्तमान में, इंटरनेट सबसे खर्चीला है बेटा। और
इनके माध्यम से तो हम इस देश दुनिया के इस ब्रह्मांड में कहाँ पर क्या हो रहा है हर बात का पता कुछ ही सेकंड्स में हम पता लगा सकते हैं, खबर जान सकते हैं। बिल्कुल यह है इंटरनेट, और ये सभी पश्चिम से आए हैं, यानी पाश्चात्य देशों से, अंग्रेजों की ही देन है सभी, है ना। बिल्कुल जन संचार माध्यमों के वर्तमान प्रचलित रूपों में प्रमुख हैं समाचार पत्र पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा और इंटरनेट। ये आजकल जन संचार के माध्यम बड़े अच्छे हो गए हैं। देखो इस प्रकार से रेडियो में तो हम सिर्फ सुन सकते हैं, लेकिन टीवी पर, सिनेमा में ऐसे हम देख भी सकते हैं। गाने वगैरह अच्छे अच्छे प्रोग्राम होते हैं, उनको हम बड़े अच्छे ढंग से देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। इस बात का बेटा आपको अच्छे से ध्यान रखना है। फिर आगे बात करें समाचार पत्र पत्रिकाएं। अब देखिए ये क्या है, समाचार पत्र पत्रिकाएं, इनसे आप सभी वाकिफ हैं, इनसे आप सभी जानकार हैं, जानते हैं इनको आप। तो देखिए ये जो आपके सामने दैनिक जागरण, नई दुनिया, दैनिक भास्कर, ये सभी जो आपके सामने न्यूज़पेपर दिख रहे हैं, यह सभी जो आपके सामने न्यूज़पेपर दिख रहे हैं। अब देखिए इनके बारे में बात करते हैं, समाचार पत्र और पत्रिकाओं के बारे में। जन संचार की सबसे मजबूत कड़ी पत्र पत्रिकाएं या प्रिंट मीडिया है। जन संचार के सबसे मजबूत कड़ी की बात करें हम तो वो क्या है, यही प्रिंट मीडिया या पत्र पत्रिकाएं हैं, उनको ही सबसे मजबूत कड़ी माना जाता है, क्योंकि यह एक बार प्रिंट होने के बाद में हमारे पास रहती है, सुरक्षित रहती है, सेव करके रख सकते हैं इसको। दुनिया में अखबारी पत्रकारिता को अस्तित्व में आए 400 साल हो गए हैं। ये अखबारी पत्रकारिता है, अखबार का प्रचलन है, इस प्रकार से पत्रकारिता दुनिया में आए लगभग कितने साल हो गए हैं, 400 साल हो गए हैं। लेकिन भारत में इसकी शुरुआत सन 1780 में जेम्स ऑगस्ट हिक्की के बंगाल गजट से हुई है, जो कलकत्ता से निकला था। अब ध्यान रखना बेटा, इस बात को अच्छे से याद रखना। देखो दुनिया में ये जो अखबार पत्रकारिता है ये लगभग 400 साल पहले से चल रही है, लेकिन हम हमारे देश की बात करें, भारत देश की बात करें, तो भारत में इसकी शुरुआत 1780 में होती है। कब होती है बेटा, 1780 में होती है। और कौन करते हैं तो ध्यान रखना, जेम्स ऑगस्ट हिक्की, इस नाम को अच्छे से याद रखना है। जेम्स ऑगस्ट हिक्की है, यह बंगाल गजट से ये अपनी शुरुआत करते हैं पत्रकारिता की। बंगाल गजट नाम का अखबार छापते हैं, और यह कहां से करते हैं बेटा, तो कलकत्ता, जो कि कोलकाता है ना, वहां से यह सबसे पहले पत्रकारिता अखबार निकलता है हमारे देश में। जबकि हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र, जबकि हमारी हिंदी भाषा की बात करूं तो हिंदी भाषा का जो पहला साप्ताहिक पत्र है उसका नाम है बेटा उदंत मार्तंड। क्या नाम है? हिंदी का पहला समाचार पत्र जो कि साप्ताहिक पत्र था, जिसका नाम है उदंड मार्तंड। क्या नाम है? उदंड मार्तंड। भी कलकत्ता से ही सन 1826 में पंडित जुगल किशोर शुक्ल के संपादन में निकला था। दोनों ही कोलकाता से ही है, लेकिन बंगाल गजट है वो 1780 में, और ये जो उदंत मार्तंड है यह 1826 में। और यहां इनको कौन, पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी, पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी के संपादन में यह निकलता है। हिंदी भाषा के विकास में शुरुआती अखबारों और पत्रिकाओं ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हिंदी भाषा के विकास में, हमारी जो भाषा है हिंदी, इसके विकास में तो शुरुआती जो पत्र पत्रिकाएं हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। क्यों? क्योंकि लोग इस भाषा से परिचित हुए और अधिक उनकी शब्दावली गहरी हुई, शब्दकोश बढ़ा इनके माध्यम से।
इसलिए हिंदी पर इनकी पकड़ मजबूत हुई। और इस लिहाज से भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम हमेशा सम्मान के साथ लिया जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र नाम सुना होगा आपने, तो उनका नाम बड़े अच्छे ढंग से लिया जाएगा। 1850 से 1885 तक जिनका जीवन काल रहता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र हमेशा सम्मान के साथ इनको याद किया जाएगा, जिन्होंने कई पत्रिकाएं निकाली। गांधी जी को सबसे बड़ा पत्रकार कह सकते हैं, और आप गांधी जी को भी सबसे बड़ा पत्रकार कह सकते हैं, क्योंकि आज़ादी के दीवाने में उनके पत्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्योंकि आज़ादी के दीवाने, जो आज़ादी के दीवाने नामक उन्होंने निकाली थी, उसमें बहुत सारे पत्र निकले थे। उनमें अनेक पत्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और आज़ादी के पहले के प्रमुख पत्रकारों में गणेश शंकर विद्यार्थी, आज़ादी के पहले के जो प्रमुख पत्रकार हैं उनकी बात करूं तो एक नाम आता है आपके सामने, गणेश शंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबूराव विष्णुराव पराडकर, बाबूराव विष्णुराव पराडकर, प्रताप नारायण मिश्र, शिव पूजन सहाय, राम वृक्ष बैनीपुरी और बाल मुकुंद गुप्त। ये बड़े अच्छे पत्रकार रहे हैं, जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है। उस समय के महत्वपूर्ण अखबारों और पत्रिकाओं में, उस समय की बात करें तो महत्वपूर्ण अखबारों और पत्रिकाओं की बात करूं तो केसरी, कौन कौन से हैं बेटा ध्यान रखना, केसरी, हिंदुस्तान, सरस्वती, हंस, कर्मवीर, आज, प्रताप, प्रदीप और विशाल भारत आदि प्रमुख रहे हैं। ये सभी जन संसार के माध्यम रहे हैं। इसका आपको अच्छे से ध्यान रखना है बेटा। क्या है? सभी जन संसार के माध्यम रहे हैं। हाँ बेटा, तो यह थे आप लोगों के लिए जन संसार के माध्यम, जिनके बारे में हमने बहुत अच्छे तरीके से बात की है। और इनमें से जो भी प्रश्न आपका बनेगा, बहुत अच्छे तरीके से आप वहां उसका उत्तर आराम से लिखकर आ जाओगे। तो बेटा, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो जानने के लिए, ऐसे ही शानदार और जानदार पढ़ाई के टॉपिक्स जानने के लिए जुड़े रहिए उत्कर्ष परिवार के साथ में। और मिलते हैं बहुत जल्द एक अगले नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, राजी खुशी रहिए। धन्यवाद।